बच्चों प्रोडक्शन थ्योरी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूंगा। सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा इनपुट को आउटपुट में बदलना। इस इनपुट को हम लोग आउटपुट में बदल देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जान पाए कि इनपुट कौन है। बेटा इनपुट को हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बिना हम कोई भी सामान तैयार नहीं कर सकते। ये बच्चों हम लोग को हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोडक्शन। ये लोग हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग फोकस करें हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बच्चे हम लोग के सामने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट फैक्टर्स, वो बच्चों हम लोग के सामने सबसे पहले आते हैं लाइन। उसके बाद बच्चे हम लोग के सामने आते हैं लेबर। उसके बाद बच्चों हम लोग के सामने आते हैं कैपिटल। उसके बाद बच्चों हम लोग के सामने आते हैं एंटरप्रेनर। ये चार तो हमारे इनपुट फैक्टर है जिनके मदद से हम आउटपुट तैयार करते हैं बच्चों। लैंड जो होते हैं बच्चों, इसमें हमको जो पेमेंट करना पड़ता है वो होता है रेंट। लेबर वाले को हमें मजदूरी देनी पड़ती है जिसे कहते हैं वेजेस, और कैपिटल हमें लेना पड़ता है इंटरेस्ट। लेकिन जो एंटरप्रेनर होते हैं इन्हें मिलता है प्रॉफिट। ये हमारे इनपुट फैक्टर्स है। आप थोड़ा सा जानते हैं बच्चों लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर आखिर होते कैसे हैं? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे लैंड। बच्चों लैंड के बारे में यहाँ क्या बोला ये देखिए, लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। यानी कि लैंड को हम लोग तैयार नहीं कर सकते, लैंड को हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये नेचर का देन है। ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस एंड अबव द सरफेस। ध्यान से देखिएगा इकोनॉमिक्स क्या कहता है। ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनके लिए कोई कॉस्ट हमें नहीं देना पड़ता हो उस सरफेस का, चाहे वो सरफेस अबव द सरफेस हो या सरफेस के नीचे हो, यानी कि जमीन की निचली वाली हिस्सा या जमीन के ऊपरी वाली हिस्सा, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है
तो वो लैंड है। तो लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा नंबर सप्लाई ऑफ लैंड जो होती है बच्चों वो फिक्स होती है, ये हम लोग को जानना होगा। अगर सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स होती है तो उसे कहा गया परफेक्टली इनइलास्टिक। ये एमसीक्यू में दे सकता है बच्चों कि लैंड जो होती है वो इसका डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि लैंड का इस्तेमाल हम हर जगह हर चीज के लिए नहीं कर सकते। लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर के लिए और अपने शेल्टर के लिए, रहने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इकोनॉमिक के मुताबिक लैंड फिक्स है, सिर्फ आप उसको दो ही चीज के लिए यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए और अपने रहने के लिए। लेकिन फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम फॉर्म के तरफ से बात करें, उसके मुताबिक लैंड इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब है लैंड को हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि लैंड पे आप फैक्ट्री बना सकते हैं, लैंड पे दुकान खोल सकते हैं, लैंड के ऊपर मॉल तैयार कर सकते हैं, लैंड का इस्तेमाल स्कूल कॉलेज के लिए कर सकते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो सप्लाई जो लैंड है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में कर लेना कि सप्लाई जो है लैंड का वो फिक्स है और वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब जिसको हम बदल नहीं सकते, फिक्स कर दिए। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपने लिए रह सकते हैं। लेकिन बेटा यही लैंड हम लोग का इलास्टिक कहलाता है कब, जब हम लोग बात करते हैं फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लैंड पे हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट को लिख सकते हैं कि हमारा लैंड है और ये अगर लैंड है तो इसको हम लोग रख सकते हैं फ्री। लैंड हमारे लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। ये नेचर हम लोग को फ्री में दिया है बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है सप्लाई जो है लैंड का वो फिक्स होता है। फिक्स का मतलब होता है इनइलास्टिक होता है। और एक जगह लैंड का जो सप्लाई है वो है फ्लेक्सिबल, इसको कहते हैं इलास्टिक। अब बच्चों एक जगह इलास्टिक है और एक जगह इनइलास्टिक है। अगर इलास्टिक की बात कर रहे बच्चों हम, तो वो अच्छा, अगर इलास्टिक की बात करेंगे तो ये हम लोग किसके तरफ से बात कर रहे हैं, ये हम लोग फर्म के तरफ से बात कर रहे हैं। यानी कि फर्म के लोग जो है, फर्म के लोग, वो लोग लैंड की सप्लाई को, वो लोग लैंड की सप्लाई को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जहां लैंड का इस्तेमाल हम फिक्स नेचर के तौर पे रखेंगे और वो है एग्रीकल्चर और वो है शेल्टर, रहने के लिए, तो हम लोग इसे बात करेंगे इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ये बातें याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ गया कि लैंड क्या है, तो लैंड एक इनपुट फैक्टर है और ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और याद रखना हमारे इकोनॉमिक्स के मुताबिक हम लैंड का इस्तेमाल दो ही चीज के लिए कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए और रहने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। इसीलिए लैंड की जो नेचर होती है वो होती है इलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करें तो उनका कहना है कि लैंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो इलास्टिक होती है, क्योंकि फॉर्म अपने हिसाब से लैंड को यूज करते हैं। यानी कि उस पर वो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ा तो फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, जरूरत पड़ा तो उस पर मॉल भी खोल सकते हैं, जरूरत पड़ा तो गोडाउन भी बना सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं।
अब आते हैं बच्चों लैंड के अगले पॉइंट में कि लैंड में अगला बात क्या है। इसके बाद है लैंड इंडेस्ट्रक्टेबल है। इंडेस्ट्रेबल का मतलब है लैंड कभी मरेगा नहीं, लैंड हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी कि हम लोग लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड इज नॉट अ पेसिव फैक्टर। लैंड एक पेसिव फैक्टर नहीं है। पेसिव फैक्टर का मतलब होता है जिसको हम ऑर्डर दे के काम करा सके, लैंड वो नहीं है। और लैंड इमूवेबल है, लैंड को हम एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंस बात है, दोनों को रिकॉर्ड कर ले हम लोग। तो अभी हम लोग को लैंड, तीसरी बात क्या बताया बच्चों कि लैंड जो है उसको हम लोग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है, लैंड कभी खत्म नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा, चाहे उसके लिए हम एटॉमिक पावर का भी यूज क्यों ना कर ले। इसके अलावा जो लैंड है बच्चों, लैंड उसको हम लोग पेसिव फैक्टर बोलते हैं बच्चों। पेसिव फैक्टर उसको बोलते हैं बच्चों जिसको ऑर्डर देके हम काम नहीं करा सकते। अगर हम लैंड को कोई ऑर्डर देंगे तो मेरे ऑर्डर के हिसाब से काम नहीं करेगा। इसके अलावा लैंड क्या है, लैंड इसके बाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके नहीं जा सकते। तो बच्चों ये सभी चीजें इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीजें हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए। अब ये सब चीज आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं लेबर के पास। लेबर एक ह्यूमन रिपोर्ट है, यानी कि लेबर जो होती है ह्यूमन होती है, और वो मेंटल और फिजिकली, लेबर जो होती है वो मेंटल और फिजिकली वर्क करती है। याद रखोगे, लेबर वो है जो फिजिकली वर्क भी कर रहा, लेबर वो है जो मेंटली वर्क भी कर रहा। फॉर मनी, याद रखिएगा, वो अगर ये काम कर रहा है फिजिकली या मेंटली, वो मनी के लिए कर रहा, तब वो लेबर कहलाएगा। लेबर इज अ लाइफ फैक्टर। लेबर एक क्या होती है? लिविंग लोग होती है। लेबर हम उसको बोलेंगे लिविंग लोगों को। यानी कि अगर रॉबर्ट काम कर रहा तो वो लेबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि लेबर लिविंग पर्सन नहीं है। हाईली प्रेसेबल, बेटा लेबर को बोला गया हाईली प्रेसेबल। प्रेसेबल का मतलब है लेबर बेकार हो जाती है कब? जब उसको काम नहीं मिलता है तब। मान लीजिए मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी है, लेकिन मेरे को कहीं कोई वर्क नहीं मिल रहा, तो बेटा मेरा मेरा कोई यूज हुआ, वो बेकार हो गया। तो एक लेबर प्रेसेबल कब कहलाता है? जब वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। लेबर होती है एक्टिव फैक्टर, ये हमेशा एक्टिव नेचर के होते हैं, कोई भी काम में इनको हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इनसेपरेबल फ्रॉम लेबर्स, एक लेबर को हम दूसरे लेबर से अलग कर सकते हैं, उसकी वजह होती है इफिशियंसी। हेट्रोजोनियस, लेबर जो होते हैं वो हेट्रोजोनियस होते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल एक जैसा नहीं होती है। लेबर के पास बार्गिंग पावर बहुत कम होती है, एकदम बात सही है। लेबर बेचारा ज्यादा बार्गिंग नहीं करता, क्योंकि लोग काम करना चाहते हैं जो भी रेट मिल जाए। लेबर मोबाइल फैक्टर है, लेबर को एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं। लेबर एक बैकवर्ड बेंडिंग है। लेबर का जो कर्व बनता है बच्चों, वो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बनता है। तो बच्चों लेबर के बारे में हम लोग जो जो चीज सीखे, हम उस पर थोड़ा एनालिसिस करें। सबसे पहली बात बच्चों, लेबर, रुक जाओ थोड़ा सा,
ये एक लेबर हमारा इनपुट फैक्टर है, और इसका एमसीक्यू तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा। लेबर, सबसे पहले बताओ लेबर होता कौन है। तो लेबर होता है हम लोग, आप लोग, ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन इफोर्ट जो होगा वो लेबर होगा। दूसरी, लेबर कौन कौन कहलाएंगे? मेंटल और प्लस फिजिकल, जो दिमाग से काम कर रहे हैं या जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं, वो लेबर है। अगर वो काम कर रहे हैं बच्चों, तो उसका मोटिव होना चाहिए। तो उसका मोटिव होना चाहिए सिर्फ एक ही, टू अर्न मनी। सपोज करो बच्चों, हम किसी के पास काम कर रहे हैं, उसकी व्यवहार से खुश होकर हम उसकी काम कर रहे हैं, लेकिन हम उससे पैसा नहीं ले रहे, तो हम लेबर नहीं है। अगर आप लेबर है तो आपका मोटिव होना चाहिए टू अर्न मनी। अच्छा, लेबर कौन हो सकते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? तो सर लिविंग, तो लिविंग होने से इसको लाइफ फैक्टर, लेबर एक लाइफ फैक्टर है, यानी लेबर को हम लोग लिविंग फैक्टर बोलेंगे, और रॉबर्ट को हम लोग लेबर के लिस्ट में नहीं रखते हैं अभी भी। अच्छा, ये बताओ बच्चे लोग, ये जो लेबर होते हैं ये कौन नेचर के होते हैं? ये परेसेबल होते हैं। इनको परेसेबल कब बोला गया बच्चों? जब ये बच्चे अनएम्प्लॉयड होते हैं, जब इनको काम नहीं मिलता है, तब ये बेकार हो गए, तब इनका कोई यूज हुआ। तो जब ये काम नहीं कर पाते हैं, तो उस वक्त लेबर को हम लोग कहते हैं बच्चों पेरिसेबल। क्या लेबर क्या लेबर दूसरे लेबर से अलग होते हैं? यस, इसे कहते हैं हेट्रोजोनियस। हेट्रोजोनियस फैक्टर होते हैं लेबर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर लेबर का स्किल, इफिशियंसी, डिफर होती है बच्चों। इसके बाद लेबर को बोला गया मोबाइल फैक्टर्स। मोबाइल फैक्टर का मतलब मूवेबल बेटा, जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर को लेके जा सकते हैं। लेबर को जो वेजेस दिया जाता है बेटा, उसकी जो ग्राफ बनती है उसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। उसे कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। ये हम लोग थर्ड सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व का मतलब है लेबर के पास दो ऑप्शन होता है कि वो वर्क करेगा या आराम करेगा या लीजर करेगा। तो जब वर्कर को काम की जरूरत पड़ती है तो वो आराम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। और जब वर्कर आराम करते हैं तो उसको वेजे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो कर्व होती है ये कर्व स्टार्टिंग में तो ठीक ऊपर जाती है जाने के बाद बच्चों एक पॉइंट से वह घूम जाती है, बैकवर्ड कर जाती है। उसका वजह बच्चों, एक वर्कर बेचारा, उसको वेजेस ज्यादा से ज्यादा मिल रहा, वो खूब काम करना चाह रहा, लेकिन एक जगह आके वो थक जा रहा, तो बोल रहा नहीं भाई हम वेजेस नहीं लेंगे, हमको आराम चाहिए। तो यहां से उसका जो कर्व हो रहा वेजेस का, वो बैकवर्ड हो जा रहा।
वो घट जा रहा है, क्योंकि वो हाई वेजेस में भी काम करना नहीं चाहता। तो ये एक सिंपल रीजन है, थोड़ा बहुत जान के रखो। तो लेबर एक फैक्टर है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। मैंने डिस्कस कर दिया है बच्चों। जब मैं क्लास लूंगा, कभी रिवीजन सेक्शन करूंगा, तो मैं जरूर पूछूंगा आपसे। अब मैं आगे चलता हूं। बच्चों यहां पर कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक्स में इसका डिफिनेशन है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में एमसीक्यू में देता है। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन कौन सा फैक्टर है, तो कैपिटल। इसका मीनिंग क्या, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जाने कि बेटा प्रोडक्शन का एक जरिया है कैपिटल्स। द पार्ट ऑफ वेल्थ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द वेल्थ। याद रखोगे, कैपिटल को बोला गया है वेल्थ। और जब हम वेल्थ का कोई भी हिस्सा प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ का एक हिस्सा जब हम लगाकर फिर कोई वेल्थ तैयार करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कैपिटल। यानी कि वेल्थ के जरिए जब वेल्थ तैयार होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल एक सेकेंडरी फैक्टर है। बात सही है, कैपिटल डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगता है और ये इलास्टिक होती है, क्योंकि कैपिटल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और ये मोबाइल फैक्टर है, कैपिटल को हम एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, कैपिटल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स जो है उसको तैयार कर ले। ये हमारी कैपिटल है बच्चों। कैपिटल को हम लोग बोलते हैं बच्चों, कैपिटल को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन। दूसरा कहते हैं बेटा, कैपिटल एक वेल्थ है जिसका हम यूज भी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये बहुत बार सीए में आ चुका है बच्चों कि आप ये बताइए, जब कोई वेल्थ का यूज करते हो वेल्थ को पैदा करने के लिए, तो कैपिटल। बात सही है बच्चों, जब हम बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो एक बिजनेस से दो बिजनेस, दो से तीन करते हैं। कैपिटल सेकेंडरी फैक्टर होती है। कैपिटल सेकेंडरी फैक्टर होती है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। चौथा, कैपिटल इलास्टिक होती है, जिसको हम कैपिटल को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये मोबाइल फैक्टर है। ये सब कैपिटल है। तो कैपिटल का मतलब होता है प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंस है। कैपिटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेल्थ को पैदा करने में। कैपिटल सेकेंडरी फैक्टर है। कैपिटल इलास्टिक नेचर का है, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैपिटल एक मोबाइल फैक्टर है। कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि कभी इस बिजनेस में लगा सकते हैं, कभी इसमें से इसमें। हम कैपिटल को हर टाइम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इंटरप्रेनर। इंटरप्रेनर सबसे लास्ट फैक्टर है बच्चों। इसे कहा गया ऑर्गेनाइजर। इंटरप्रेनर ऑर्गेनाइजर होता है, मैनेजर होता है और रिस्क सहने वाला होता है, रिस्क बियरर। इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक
और सोशल और ह्यूमन और नेशनल, ये इनकी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। यानी कि इनकी होती है ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक्स और सोशल और ह्यूमन और नेशनल, ये इनकी ऑब्जेक्टिव्स है। ये हम लोगों को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तो बच्चों आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में नोट तैयार कर लेते हैं। इंटरप्रेनर, इंटरप्रेनर ऑर्गेनाइजर है, मैनेजर है, रिस्क सहने वाला, इसके अलावा इनोवेटर, नए नई चीजों की खोज करने वाला। और ये कौन है? ये बेचारे अरेंज करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। ये सभी अदर फैक्टर को अरेंज करने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरप्रेनर। अब बच्चों हम लोग फाइनली प्रोडक्शन के बारे में कह सकते हैं। अब यहां से हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन में बच्चों सबसे पहली बात होती है कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इस इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट करते हैं और उस आउटपुट के अंदर हम लोग यूटिलिटी लाते हैं और वो यूटिलिटी हम इसलिए लाते हैं ताकि हम पैसा कमा सके, अर्न मनी। तो प्रोडक्शन के अंदर वो सभी चीजें आना चाहिए। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, प्रोडक्शन क्रिएशन का भी काम करती है। अब यहां से हम लोग चालू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ये इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहेंगे बच्चों? फिजिकली इनपुट फिजिकल इनपुट और ये है फिजिकल आउटपुट। जब हम लोग फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में बदल देते हैं वही प्रोडक्शन होता है। तो यह फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच जो रिलेशन होती है उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन। जाने कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच का रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो फिजिकल रिलेशनशिप जो होती है प्रोडक्शन फंक्शन की,
उसे हम लोग किस तरीके से देखेंगे और ये नोट के जरिए हम बता रहे हैं। सबसे पहला, इन लोग के बीच जो रिलेशन होती है वो होती है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल रिलेशन होती है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन होती है, इसके अलावा प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए हम लोग मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, कितना से कितना ज़्यादा हम माल तैयार कर सकते हैं, विथ हेल्प ऑफ इनपुट, ये प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए हम पता लगा सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन जो होती है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो इक्वेशन होती है QX, और ब्रैकेट में आती है बच्चों फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हमारी है आउटपुट, ये हमारी आउटपुट है, और ये दोनों जो हमारी है ये हमारी लेबर है। ये वाली आउटपुट है और ये वाली लेबर है। याद रखना, पहली सॉरी आउटपुट लेबर में लिख रहा हूँ, गलती कर दिया हूँ। ये मेरा इनपुट है बच्चों, एल जो है बच्चों वो लेबर है, और के जो है बच्चों वो कैपिटल है। यानी कि एल जो है वो डिनोट कर रहा है लेबर को, और के डिनोट कर रहा है कैपिटल को। तो आप यहाँ पूछोगे सर प्रोडक्शन फंक्शन का कौन हिस्सा एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला हिस्सा है कि प्रोडक्शन फंक्शन कहते किसे हैं। फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि अगर हम इनपुट 20 यूज किए तो आउटपुट 30 बना, तो इन दोनों के बीच रिलेशन ये है, 20 दिए तो 30 बना। इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन मैथमेटिकल टर्म में भी होता है बच्चों, और टेक्नोलॉजिकल टर्म में भी होता है। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन के जरिए मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट का हम पता लगा सकते हैं कि कितना से कितना इनपुट यूज करके हम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। इनका फार्मूला होती है प्रोडक्शन फंक्शन का QX फंक्शन L के। यहाँ QX डिनोट कर रहा आउटपुट और L के डिनोट कर रहा इनपुट। तो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशन बताएगी हमेशा फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में। अब बच्चों लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे इकोनॉमिक्स में वो दो है। एक है शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन,
और एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसे कहा गया रिटर्न टू फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां पर रिटर्न ऑफ फैक्टर की बात होगी वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। इसमें दो तरह के इनपुट फैक्टर होंगे। और वो होंगे फिक्स और वेरिएबल इनपुट फैक्टर। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में साइज ऑफ प्लांट का जो साइज होगा, वो फिक्स होगा, उसको हम बदल नहीं सकेंगे। तो शॉर्ट रन में बेटा रिटर्न टू फैक्टर, शॉर्ट रन को बोलेंगे रिटर्न टू फैक्टर्स, यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। इसमें दो तरह के इनपुट फैक्टर यूज करोगे, फिक्स और वेरिएबल इनपुट फैक्टर्स। इसको कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसमें प्लांट का साइज फिक्स रहेगा। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एमसीक्यू के तौर पे क्या आ सकता है, आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर बताओ किस में यूज होता है, तो आप जवाब दोगे किस में, शॉर्ट रन में। फिर आपसे पूछेगा कि ये बताओ इनपुट फैक्टर दो ठो यूज होता है, फिक्स और वेरिएबल, वो किस में यूज होता है, शॉर्ट रन में दो फैक्टर यूज होगी। फिर आपसे पूछेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन से रन में आता है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। ये हमारी इंपॉर्टेंस है। अब लॉन्ग रन में आते हैं बच्चों। लॉन्ग रन को बोला गया लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसमें ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। इसमें सभी फैक्टर जो होंगे वो वेरिएबल होंगे। इसमें साइज जो प्लांट का वो चेंज होगा बच्चों। तो इसको आपको नोट कर लेना है बड़ी अच्छे से। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बहुत इंपॉर्टेंस। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात जब भी होगी तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें सभी फैक्टर क्या है, वेरिएबल है। इससे प्लांट का साइन चेंज हो सकता है, मतलब प्लांट को हम बढ़ा भी सकते हैं, प्लांट कम भी कर सकते हैं। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं और देखता हूं कि शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल इनपुट फैक्टर
किस तरीके से काम करते हैं। नहीं, शॉर्ट रन में पहले हम लोग पकड़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये तो एग्जाम में बेटा 100% रहेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। इसके बारे में बोल रहा है एज वी यूज मोर एंड मोर यूनिट, जब हम लोग मोर एंड मोर इनपुट यूज करते हैं तो एडिशनल प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्टिंग में बढ़ता है और तब जाके वो फॉल होता है। जैसे जैसे हम इनपुट यूज करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, तो साथ में टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है राइजिंग रेट से। इसके बाद एमपी बिकम मैक्सिमम हो जाता है, तो अब टीपी चेंज करता है अपना कर्व, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। एमपी फॉल होता है, एमपी जीरो होता है और कांस्टेंट होता है। ये सब हम लोग को बताया जा रहा है इसमें। अब ये सब को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमें क्या पता चल रहा कि हमारी दो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बता रहा कि एक प्रोड्यूसर है, वो बेचारा मोर यूज कर रहा है इनपुट, ज्यादा से ज्यादा इनपुट को वो यूज कर रहा है। यहाँ इनपुट का मतलब है लेबर, वो लेबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहा और कैपिटल तो कांस्टेंट है। तो जब प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा इनपुट यूज कर रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका टीपी जो है टीपी वो राइज हो रहा, टीपी बढ़ रहा एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद यही टीपी, रुक जाइए अच्छे से समझाते हैं। जब प्रोड्यूसर ज्यादा ज्यादा इनपुट यूज करता है, इससे कहते हैं लेबर, लेबर ज्यादा ज्यादा यूज कर रहा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो टीपी है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट वो इंक्रीज हो रहा, वो इंक्रीज हो रहा और वो डिक्रीज भी हो रहा। यानी कि अगर वो इंक्रीज हो रहा तो उसका इंक्रीज का जो रेट होगा वो इंक्रीजिंग होगा। बढ़ने का रफ्तार जो होगा वो घट जाएगा, वो डिमिनिशिंग होगा। उसके बाद टीपी क्या होगा, वो फॉल होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक नंबर डिफिनेशन ये है कि टोटल प्रोडक्ट आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर टोटल प्रोडक्ट का बढ़ने का रफ्तार क्या होगा, उसका बढ़ने का रफ्तार घट जाएगा। उसके बाद आपका जाके फिर एक टाइम पे टीपी का होगा, फॉल होगा। इसका सेकंड डिफिनेशन है बच्चों एमपी के ऊपर। एमपी जो है एमपी, एमपी राइज होगा यानी कि एमपी बढ़ेगा बच्चों।
उसके बाद एमपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब बच्चों उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। तो जिस पॉइंट में मैक्सिमम होता है एमपी, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंस है जो ग्राफ में हम आपको समझाएंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें ये बताता है कि वहां पर एमपी वो मैक्सिमम है, उसके बाद एमपी वहां से फॉल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा नंबर है हम लोग के सामने कि एमपी जीरो हो जाएगा, उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाएगा, और ये सभी चीजें एमपी में देखा जाएगा, उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दो डिफिनेशन है। पहला है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या, जब एक प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा इनपुट यूज करेगा, यह इनपुट का मतलब है सिर्फ लेबर ही यूज करेगा, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग वहां पर ये देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा बहुत तेजी से, टोटल प्रोडक्ट का बढ़ने का रफ्तार कम हो जाएगा, या तो टोटल प्रोडक्ट फॉल होगा। दूसरा डेफिनेशन दिया गया है कि एमपी जो है वो राइज होगा, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, और जहां वो मैक्सिमम होगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा वो, और एमपी जीरो भी हो जाएगा और एमपी नेगेटिव भी हो जाएगा। इसे कहेंगे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में थोड़ा सा हम लोग पॉइंट पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंस पॉइंट पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फाइनल में हम लोग कह सकते हैं ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर आता है। इसके अलावा ये हमारे लिए कहलाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। इसके अलावा बच्चों इसमें टीपी का 3 स्टेट देखा जाएगा। टीपी बढ़ेगा, फिर टीपी बढ़ेगा और टीपी घटेगा। बच्चों टीपी जो पहला में बढ़ेगा बहुत तेजी से, उसके बाद वो बढ़ेगा तो घटेगा, और फिर उसके बाद टीपी आपका जाके, यानी कि एमपी के बारे में बोला जाएगा एमपी बढ़ेगा। बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में अब डिस्कस करता हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारे कितने तरह के प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल जो है वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में बताते हैं। पहला स्टेज जो होता है बच्चों उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। पहला वाला जो स्टेज है बच्चों उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का मीनिंग क्या है कि हम फैक्टर अगर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट बढ़ने का रेट जो है वो इंक्रीजिंग रेट है, और एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। देखिए ये पहला स्टेज है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है।
ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक टीपी का जो बढ़ने का रेट है वो बहुत फास्ट है, इंक्रीजिंग रेट है। इसके बाद से ये वाला बढ़ने का रेट यहाँ स्टॉप हो जाता है और यहाँ से जो टीपी बढ़ता है तो वो डिमिनिशिंग रेट हो जाता है। तो हम लोगों के सामने सबसे पहला एमसीक्यू आएगा बच्चों, और वो आएगा कि ये बताइए कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू जो फैक्टर है पहला स्टेज, उसमें आप क्या देख रहे हो। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो टीपी है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। बढ़ने का जो रेट होता है, वो जो बढ़ने का रेट होता है वो इंक्रीजिंग होता है। और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बच्चों, एमपीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल जिसे कहते हैं, वो भी बच्चों बढ़ता है, वो भी बच्चों राइज होता है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़े, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़े, तो उसे कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। एमसीक्यू में याद रखना, ये पहला स्टेज है प्रोडक्शन का शॉर्ट रन में, यानी कि शॉर्ट रन का जो पहला स्टेज है प्रोडक्शन का उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। इसमें आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए दोनों ही बढ़ रहा है। उसके बढ़ने का वजह क्या है, क्या रीजन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर का? वो है बच्चा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, यानी कि यहाँ पर हम लोग फिक्स फैक्टर का सही से इस्तेमाल करते हैं। जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसकी इफिशियंसी अच्छी होती है काम करने की, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर होता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑप्टिमम होता है, जिसके चलते हम लोग पहला स्टेज में देखते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। तो एमसीक्यू में बच्चों हमेशा ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में ये बताइए टीपी और एमपी का रिलेशन क्या है। तो आप बोलोगे दोनों ही इंक्रीज होगा, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज को ध्यान देना है बच्चों, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। बच्चों अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो ये ग्राफ में अगर आप सही से देखो तो ये है एरिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, और ये हमारी डी पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्ट का। हम इसको इससे मिला देते हैं। तो जब हम बच्चों इसको इससे मिलाते हैं तो ये हमारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ होती है? तो फर्स्ट स्टेज में। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। इसको आप सही से देखिए, यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसका जो रेट है वो रेट बहुत राइजिंग है टीपी का। इसके बाद इसका बढ़ने का रफ्तार कम हो जा रहा है बच्चों, ये डिमिनिशिंग में कन्वर्ट हो जा रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका जाके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में जाने के बाद ये मैक्सिमम है, देखो इसके बाद यहाँ से वो फॉल हो जा रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इसके बारे में आपको तो बहुत अच्छे से नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आप क्या कहिएगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये हमारी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है बच्चों, ये टोटल प्रोडक्ट ये स्टॉप हो जाता है, इसका इंक्रीजिंग, इसका बढ़ने का रफ्तार जो है इंक्रीजिंग रेट वो स्टॉप हो जाता है, और वो स्टार्ट करता है बढ़ना, बढ़ता है लेकिन रेट क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग रेट। पॉइंट सी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट अपना बढ़ने का रफ्तार खो चुका है और वो डिमिनिशिंग रेट में आ चुका है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन।
Average product, however, will be continue to the rise even after the point of inflation. Point of inflation के इन्फ्लेशन में भी एवरेज प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड इट एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अब इसको अगर हम लोग समरी में करें, अगर एमसीक्यू के नज़र में इसको समरी बनाए हम, तो सबसे पहली बात बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये हमारे किसके अंदर आ रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के अंदर आ रहा है। और इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हम लोग का फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन का शॉर्ट रन में। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ का देख रहे हैं कि जो हमारा टीपी है टोटल प्रोडक्ट, वो यहाँ स्टॉप हो जा रहा, स्टॉप इंक्रीजिंग रेट, उसका बढ़ने का रेट क्या हो जा रहा, खत्म हो जा रहा, और वो कन्वर्ट हो जा रहा किस में? कन्वर्टेड इनटू डिमिनिशिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा था वो अटेन मैक्सिमम पॉइंट, वो मार्जिनल कॉस्ट का सबसे, मार्जिनल प्रोडक्ट का सबसे मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा है किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, ये हम लोग को एग्जाम में दे सकता है बच्चों। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये बातें याद रखनी होगी कि आप जब कभी भी आप काम करने जाओ एग्जाम में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात जरूर याद रखो कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर है जो फर्स्ट स्टेज में होती है। इसमें टीपी अपना बढ़ने का रेट, जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट स्टॉप हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डिमिनिशिंग रेट पे। और मार्जिनल प्रोडक्ट अटेन मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब चलते बच्चों सेकंड में। सेकंड में जाने से पहले बच्चों एक बार समरी याद रखो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मुताबिक 3 स्टेज है प्रोडक्शन का, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हर एक स्टेज इंपॉर्टेंस है। पहला जो स्टेज है बच्चों वो हम लोग को क्लियर कर दे रहा है कि पहला स्टेज को बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जिसमें दोनों प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टीपीबी और एमपीबी। टीटीपी का मतलब होता है बच्चों टोटल प्रोडक्ट फिजिकल, मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल। तो कभी कभी डबल पी भी आता है, घबराने का नहीं है। तो ये बताइए बच्चों, हम लोग समरी वाली बात की, एमसीक्यू वाली, टीपी भी बढ़ेगा बच्चों और साथ में एमपी भी बढ़ेगा। तो याद रखना बच्चों, जब भी एमपी बढ़ेगा तो टीपी भी बढ़ेगा और ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर होगा, ये पहले याद रख लेना। इसी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर जो टीपी के बढ़ने का रफ्तार होती है, जो टीपी की बढ़ने की रफ्तार होती है बच्चों, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है और वो बदल जाती है डिमिनिशिंग रेट पे, और एमपी अपना मैक्सिमम पॉइंट अटेंड कर लेता है। अब हम चलते हैं बच्चों सेकेंड स्टेज। ये हमारी सेकेंड स्टेज है बच्चों। सेकेंड स्टेज को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब सेकेंड स्टेज को डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, बढ़ने का रफ्तार कम हो चुका है। उसका वजह क्या है? टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो डिमिनिशिंग में टीपी जो है वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का रफ्तार उसकी कम हो जाएगी डिक्रीजिंग रेट से। और एमपी डिक्रीज, देखो इसके बाद से एमपी फॉल हो रहा,
मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर फॉल हो रहा है तो टीपी का जो बढ़ने का रफ्तार है बच्चों वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये जो सेकेंड स्टेज है ये खत्म कब होगा, जब एमपी जीरो हो जाएगा और टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों आप ये बात याद रखना, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स जो है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स में हम लोगों को ये बात याद रखना है कि टीपी जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने की रफ्तार कब हो जाएगी और एमपी फॉल होगा, और ये फेज खत्म कब होगा, जब एमपी जीरो और टीपी मैक्सिमम हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड स्टेज है, ध्यान से देखिए सेकेंड स्टेज को। ये हमारी सेकेंड स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज यहाँ है, ये सेकेंड स्टेज है जहां पर, ये हमारी सेकेंड स्टेज है जहां पर टीपी मैक्सिमम है और एमपी क्या है, जीरो। जहां पे एमपी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो। तो सेकेंड स्टेज जो है वो खत्म कब होगा, जब एमपी जीरो होगा और टीपी मैक्सिमम होगा। अब आते हैं बच्चों रीजन, ऐसा क्यों हो रहा डिमिनिशिंग का रीजन। तो उसका वजह इनविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स जो है बच्चों वो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा, यानी कि हम लैंड, यानी कि हम लेबर और कैपिटल का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम लेबर को हटाकर दूसरे लेबर को जो ला रहे वो लेबर उस काम को सही से नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते अब प्रोडक्ट बढ़ तो रही है लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो जा रही है। तो बच्चों इसका एक समरी नोट हम लोग तैयार कर लें एमसीक्यू के लिए। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। और बच्चों इसमें ये भी बात याद रखना है कि टीपी जो है वो तो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसका बढ़ने का रेट जो है वो डिमिनिशिंग है। और अगर डिमिनिशिंग है, अगर उसका रेट कम हुआ है तो उसका वजह है एमपी का फॉल होना। अगर वो डिमिनिशिंग हो रहा तो उसका वजह है कि एमपी फॉल हो रहा है, एमपी भी डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज कम टू एंड, और सेकेंड स्टेज खत्म कब हो रहा बच्चों, जब हमारा एमपी का वैल्यू क्या हो जा रहा, जीरो। जब एमपी जीरो हो रहा तो हम लोग का जो टोटल प्रोडक्ट है बच्चों वो मैक्सिमम हो जा रहा, तब बच्चों ये जो सेकेंड स्टेज है ये खत्म हो जा रहा है। तो बच्चों एक एक करके हम लोग यहाँ बात कर लें कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर ये सेकेंड स्टेज है प्रोडक्शन का। इसमें टीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उसका बढ़ने का रेट डिमिनिशिंग, आखिर रेट डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होने के चलते इसका रेट जो है डिमिनिशिंग हो जा रहा। और सेकेंड स्टेज कम टू इन, सेकेंड स्टेज खत्म कब हो रहा है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जा रही है और टीपी का हो जा रही है मैक्सिमम। इसका वजह दो फैक्टर है, एक है इनविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। इनविजिबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि वो फैक्टर को हम सही से कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे, यानी कि लैंड लेबर और कैपिटल का सही से कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा। और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है जिस लेबर को हटा के हम दूसरे लेबर को ला रहे, ये दोनों का इफिशियंसी एक जैसा नहीं है।
अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर इसको हम लोग कहते हैं। नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, टीपी डिक्रीज हो जाता है, टीपी फॉल हो जाता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इनकी थ्योरी की, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, इसमें एमपी तो नेगेटिव हो गया और टीपी क्या हो जा रहा, फॉल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, हम अपना फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते। वेरिएबल बढ़ाते हैं लेकिन फिक्स बढ़ा नहीं सकते। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, मतलब वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का सही से कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहे। और डिक्रीज हो रहा है इफिशियंसी वेरिएबल फैक्टर का, मतलब वर्कर जो है पहले आया था तो काम अच्छे से कर रहा था, लगातार काम करते करते उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम। इसके चलते ये नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर हो जाता है। अब बच्चों अब इसको बच्चों हम लोग समरी करें। तो हमें ये दिखाई देगा कि जो थर्ड स्टेज है, यानी कि जो थर्ड स्टेज है हम लोग का, थर्ड स्टेज, इसमें एमपी नेगेटिव है। अच्छा बच्चों, अगर एमपी नेगेटिव हुआ तो टीपी ऑटोमेटिक क्या होगा, फॉल। इसीलिए टीपी फॉल हो रहा। ठीक है बच्चों, टीपी भी फॉल हो रहा है। इसके अलावा बच्चों एपी भी क्या होता है, इसमें एपी भी फॉल होता है। तो बच्चों ये सभी चीजें हम लोगों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना चाहिए। अब बच्चों एक बार फाइनल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फाइनल समरी हम लोग करते हैं बच्चों, ताकि एकदम पूरा माथा में आ जाए और हम लोग एमसीक्यू में कब्जा कर लें। एक बार सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू को ध्यान में रखकर इस बात को क्लियर करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है बच्चों, इसमें हम लोग दो ठो फैक्टर यूज करते हैं। टू इनपुट फैक्टर यूज करते हैं बच्चों। वो इनपुट फैक्टर है आपका लेबर, और एक बच्चों हम लोग के सामने होती है कैपिटल। लेबर वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल जो है वो फिक्स फैक्टर है। तो हम लोग शॉर्ट रन में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग इंक्रीज जो करते हैं इनपुट फैक्टर, वो लेबर को इंक्रीज करते हैं, याद रखना। लेकिन कैपिटल जो है वो हम उसको इंक्रीज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए फिक्स ही होता है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन दो फैक्टर यूज करते हैं। अच्छा, जब हम लोग इनपुट फैक्टर को
जब इनपुट फैक्टर यानी कि लेबर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग को कम से कम दो प्रोडक्ट के बारे में देखना पड़ता है, एक टीपी और एक एमपी। टीपी जो है बच्चों वो बढ़ता है, टीपी जो है बच्चों बढ़ता है, टीपी जो है बच्चों घटता है। टीपी जो बढ़ता है उसको बढ़ने का रेट जो होता है बच्चों वो इंक्रीजिंग रेट होता है, उसका बढ़ने का जो रेट होता है बच्चों वो डिमिनिशिंग होता है, और बच्चों लास्ट में वो फॉल हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट जब ये तीनों चीजों को होता है इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दूसरी तरफ है बच्चों एमपी। एमपी में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एमपी भी क्या हो रहा, बढ़ रहा। एमपी बढ़ रहा बच्चों, एमपी फॉल हो रहा, एमपी जीरो हो रहा, और एमपी नेगेटिव हो जा रहा। एमपी बढ़ भी रहा है, एमपी घट भी रहा है, वो जीरो भी हो रहा और नेगेटिव हो रहा। इसको भी हम लोग कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये सभी शॉर्ट रन में हो रहा। तो दो तरह से डिफिनेशन होता है, टीपी के ऊपर भी और एमपी के ऊपर भी। टीपी तीन तरीके से बढ़ेगी, बढ़ने का रेट फास्ट होगा, प्लस होगा, बढ़ने का रेट माइनस होगा, डिमिनिशिंग, और एक बार में टीपी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और दूसरी है एमपी। एमपी में वो चार तरीके से देखेंगे, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, या लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। या तो बच्चों कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट रन लॉ, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है कि हमें तीन तरह के जानकारी दे रहा है। एक दे रहा है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड देगा नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, ये मेरा सेकेंड स्टेज है, और ये हमारा थर्ड स्टेज है।
फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसमें हमारा टीपी, इसमें हमारा एमपी दोनों ही इंक्रीज होता है। इसी में होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उसके बाद से वो इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है। और वो फॉल कब होता है? जब वो आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद से वो फॉल हो जाता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से पहले एमपी बढ़ता है। जैसे हम यहाँ एक बिंदु देते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, इससे पहले हमारा एमपी बढ़ेगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में आके वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एमपी फॉल होगा कब? जब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद जाएंगे। टीपी, टीपी जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में आके रुक जाएगा, स्टॉप। टीपी स्टॉप हो जाएगा। उसका उसके बाद आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन टीपी बढ़ेगा, लेकिन उसका जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर्स। इसमें क्या होगा? टीपी इसमें टीपी जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो रेट होगा वो डिमिनिशिंग होगा। एमपी फॉल होगा और एमपी यहाँ पर 0 होगा, तो उस वक्त टीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड स्टेज को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव
रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि इसमें एमपी जो है वो नेगेटिव है और टीपी जो है वो बेचारा फॉल हो रहा, और एपी भी इसमें फॉल होता है। बच्चों रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या है, ये इम्पोर्टेंस है बच्चों। इसको समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो ध्यान से, ये हाई पॉइंट है। ये टीपी मैक्सिमम है। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो यहाँ पर एमपी का वैल्यू 0 है। अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, एमपी जब एमपी यहाँ पर नेगेटिव हो जा रहा तो टीपी यहाँ से फॉल हो जा रहा। उसके बाद जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा, उसका बढ़ने का रेट जो हो रहा है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। और उस वक्त जो टीपी कर्व का शेप होगा वो होगा कॉन्वेक्स शेप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टीपी का शेप को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स शेप। तो हमारा पहला जो हम लोग का निकला रिलेशन वो ये निकला कि
मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो हमारा टीपी भी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, और टीपी का जो कर्व होगा वो होगा कॉन्वेक्स। फिर यहाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन तक ये बढ़ेगा, यहाँ बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट क्या देख रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल। मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है बट रिमेन पॉजिटिव। फॉल तो हो रहा है लेकिन अभी नेगेटिव नहीं है। तो टोटल प्रोडक्ट जो है बच्चों वो डिक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो टीपी क्या होगा, टीपी बच्चों बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा और बढ़ने का रेट जो होगा डिक्रीजिंग होगा, और उसका जो शेप होगा वो कॉनकैप शेप होगा। कॉनकैप यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो शेप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकैप। इसके बाद मार्जिनल हमारा 0 हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो टीपी फॉल होगा। यही इसका रिलेशन है और रिलेशन हमारे सिलेबस में है, इसमें से आएगा ही आएगा। तो बच्चों हम इसको एक सिंपल शॉर्ट बता दें जो आपको एमसीक्यू में याद रहेगा। पहला, एमपी क्या हो रहा बच्चों, एमपी बढ़ रहा। जब भी बच्चों एमपी बढ़ेगा तो टीपी भी ऑटोमेटिक क्या होगा, टीपी भी बढ़ेगा। बढ़ने का जो रेट होगा बच्चों वो हमेशा होगा राइजिंग रेट, प्लस मतलब तेजी से बढ़ेगा टीपी। एमपी जो है वो फॉल हो रहा लेकिन वो पॉजिटिव है, तो इसके चलते टीपी जो है टीपी ये इंक्रीज करेगा लेकिन वो रेट होगा डिमिनिशिंग। एमपी अब 0 हो गया तो टीपी का बढ़ने का रफ्तार खत्म हो गया, तो टीपी हो जाएगा मैक्सिमम। एमपी नेगेटिव हो गया तो बच्चा टीपी जो होगा वो फॉल हो जाएगा। ये बातें बहुत जरूरी है, इसको नोट करिए, एग्जाम में आएगा। और यहाँ तक का जो कैप बनेगा टीपी का कॉन्वेक्स, और जब डिब्रीसिंग होगा तो कॉनकैप। बच्चों इम्पोर्टेंस है, आगे चलता हूँ। सेकेंड इम्पोर्टेंस है बच्चों रिलेशन, और ये रिलेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड पार्ट है रिलेशन का। सबसे पहले हम लोग इसको ई पॉइंट कह देते हैं और इसी से सेंटर बनाते हैं। इससे पहले जाइए आप, एमपी ज़्यादा और एपी कम है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा। यानी कि रिलेशन में ये बता रहा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जैसा होगा एपी वैसे ही होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है तो एपी भी ज़्यादा होगा, यानी कि एपी भी राइज करेगा। लेकिन एपी और एमपी जब बराबर हो जाएगा, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जब बराबर हो जाएगा, तब उस वक्त एपी का जो बढ़ने का रफ्तार था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि एपी इज मैक्सिमम। एपी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद से एपी फॉल होना शुरू कर देगा। एवरेज प्रोडक्ट फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी 0। एवरेज प्रोडक्ट जब फॉल होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट नेवर भी 0।
तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसका समरी अगर दें कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि पहला राउंड में मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्ट से, या हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट लेस देन किससे, मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो एपी राइज करेगा, और एपी अगर मार्जिनल से कम है तब भी एपी क्या करेगा, राइज करेगा। सेकेंड, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए तो एपी जो है, एपी वो उसका मिनिमम पॉइंट होगा। एपी इज मैक्सिमम, एपी का वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद से एपी बढ़ेगा नहीं, एपी फॉल होगा। 3 नंबर, एपी बेचारा फॉल होगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और बेचारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो बच्चों हमने शॉर्ट रन थ्योरी कंप्लीट कर दिया। अब मैं एक वीडियो बना के लॉन्ग रन कंप्लीट करूंगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं संडे के दिन इस पे बातचीत करूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप। बाय बच्चों।